तो चलिए आज हम लोग बात करने वाला है कक्षा 10 का भूगोल का एमसीक्यू प्रश्न, ठीक ना। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम का परीक्षा देने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी का सभी एनसीईआरटी आधारित है, ठीक नहीं, यानी कि आपके बुक से ही लिया गया है। तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, और साथ ही साथ आप लोग अपने साथ कॉपी पेन भी ले लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ आप प्रश्नों का आप उत्तर भी साथ साथ आप देते जाएंगे, ठीक ना, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपका है कि संसाधन की सबसे आवश्यक शर्त क्या है, ठीक ना। संसाधन की सबसे आवश्यक शर्त इसमें से क्या है? क्या केवल वो उपलब्धता या फिर केवल प्रकृति पर वो है या फिर उपयोगिता और मूल्य या फिर केवल भंडारण? तो देखिए हम संसाधन किसे कहेंगे? तो संसाधन हम उसे कहेंगे जो हमारे लिए क्या हो, हमारा उपयोग में भी आया और जिसका साथ ही साथ क्या हो, कोई मूल्य हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि जो आसानी से उपलब्ध भी हो और जिसका मूल्य भी हो उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे, ठीक ना। उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका बच्चों कि निम्न में से कौन सा संसाधन की श्रेणी में आता है, ठीक ना। निम्न में से कौन क्या है? संसाधन की श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। क्या अनुपयोगी वस्तु संसाधन की श्रेणी में आता है या फिर अनुपलब्ध, यानी कि जो अभी तक हमारे लिए उपलब्ध हो ही नहीं पाया, या फिर उपयोगी वस्तु या फिर अनुपयोगी वस्तु? तो देखिए संसाधन की श्रेणी में हम किसे लेंगे कि जो हमारे लिए आसानी से उपलब्ध है या फिर जो इस दुनिया में उपलब्ध है उसे ही हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयोगी वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए फिर देखिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि तकनीक का संसाधन से क्या संबंध है, ठीक ना। तकनीक का संसाधन से क्या संबंध है? क्या इससे कोई संबंध नहीं है, या फिर संसाधन को यह अनुपयोगी बनाता है, या फिर संसाधन को केवल और केवल क्या बनाता है? उपयोगी बनाता है, या फिर संसाधन को नष्ट कर देता है? देखिए तकनीक से क्या मतलब है कि जो हमारे पास अभी जो संसाधन उपलब्ध है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उससे हम कोई भी संसाधन को क्या कर सकते हैं? उसे हम लोग उपयोगी बना सकते हैं। यानी कि जो प्रकृति में जो हमें पदार्थ जो उपलब्ध है उसे हम क्या कर सकते हैं? संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तकनीक के माध्यम से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, ठीक ना। मानव एक प्रकार का संसाधन है, तो मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है? इसका क्या कारण है? क्या केवल क्योंकि वह उपभोग करता है, या फिर क्योंकि वह संसाधन को खोजता है, या फिर क्योंकि वह संसाधन को विकसित करता है, या फिर क्योंकि वह संसाधन को नष्ट कर देता है? तो देखिए मानव को हम संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि वह संसाधन को क्या करता है? विकसित करता है, ठीक ना। सिर्फ खोजने से ही मानव एक संसाधन नहीं, उसको जो मानव जो खोजा है उसको उपयोगी भी बनाता है, ठीक ना। यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि वह संसाधन को विकसित करता है। क्या करता है? वो संसाधन को विकसित करता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? मशीन, भवन, जल या फिर सड़क? तो इसमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है बच्चों? तो जल। देखिए हम लोग मशीन को हम लोग बनाए, ठीक ना। मशीन हम लोग बनाए यानी कि ये मानव निर्मित हो जाएगा। भवन को भी हम लोगों ने बनाया तो ये भी मानव निर्मित। सड़क भी हम लोगों ने बनाया इसलिए सड़क भी क्या हो जाएगा? एक मानव निर्मित हो जाएगा। तो हम लोगों ने जल नहीं बनाया इसलिए जल क्या हो जाएगा? एक प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा, ठीक ना। जल क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि जैव संसाधन का आधार क्या है, ठीक ना। जैव संसाधन और अजैव संसाधन, हम लोग दो प्रकार के संसाधन देखे थे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन जो निर्जीव तत्व है या फिर जीवित तत्व है, खनिज तत्व या फिर मानव निर्मित। तो जैव संसाधन जो हमें जीवों से प्राप्त होता है, ठीक है, जिसमें जीवन व्याप्त है उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। और जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है यानी कि जो निर्जीव चीज़ों से प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं?
अजैव संसाधन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, जीवित तत्व। जैव संसाधन का आधार क्या है, तो जो हमें जीवों से प्राप्त होता है, यानी कि जीवन, जिसमें जीवन व्याप्त है, जिसमें जीवन पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अजैव संसाधन का उदाहरण कौन है। इसमें से अजैव संसाधन का उदाहरण कौन है। तो अजैव संसाधन का उदाहरण वन है, पशु है, मृदा है या फिर मनुष्य है। तो अजैव संसाधन का उदाहरण इसमें से कौन है बच्चों, तो मृदा है। ठीक ना, मृदा में जान नहीं होता है, यानी कि उसमें जीवन नहीं होता है। लेकिन वन में देखिए जो पेड़ पौधा होता है उसमें क्या होता है, जीवन होता है। ठीक ना, इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि नवीकरण संसाधन की विशेषता क्या है। हम लोग नवीकरण और अनवीकरण संसाधन के बारे में भी जानते हैं। तो नवीकरण संसाधन की विशेषता पूछा है, क्या इसकी मात्रा सीमित है या फिर यह शीघ्र ही समाप्त हो सकती है या फिर यह पुनः उत्पन्न होने योग्य है या फिर केवल खनिज आधारित है। तो नवीकरण संसाधन हम लोग किसे कहते हैं, जो हमें प्रकृति से क्या हो सकते हैं, पुनः यानी कि तुरंत उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि इसके बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे कि जल हो गया, ठीक ना, जल हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये नष्ट हो गया और तुरंत हमें इसकी प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि मान लीजिए कोयला हो गया या फिर खनिज हो गया, वो एक बार अगर समाप्त हो जाएगा तो उसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन नवीकरणीय संसाधन जो हमें पुनः इसकी प्राप्ति हो जाती है उसे हम कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक ना बच्चों, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अनवीकरणीय संसाधन का सही उदाहरण कौन है। क्या पूछा है, अनवीकरणीय संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम या फिर जल ऊर्जा। हम लोग अभी बात किए अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जिसके बनने में काफ़ी अधिक समय लगता है, यानी कि एक बार अगर खत्म हो गया तो उसकी प्राप्ति हमें तुरंत नहीं हो सकती है। तो ऐसा कौन सा संसाधन है बच्चों, तो पेट्रोलियम एक ऐसा संसाधन है जिसके बनने में हमें लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या केवल इसका उपयोग अधिक दोहन, भविष्य की सुरक्षा या फिर तत्कालिक लाभ। तो संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, तो क्या है, भविष्य की सुरक्षा। ठीक ना, संसाधन संरक्षण मतलब उसे भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखना, यानी कोई पदार्थ को भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक ना बच्चों, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन का परिणाम क्या होता है। ठीक ना, संसाधनों का हम लोग अत्यधिक मात्रा में दोहन करते हैं तो उसका क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है। क्या उसका संतुलन विकास होता है, पर्यावरण इससे असंतुलित हो जाता है, संसाधन में वृद्धि होता है या फिर सामाजिक समानता उत्पन्न होती है। ठीक ना, तो देखिए जब हम संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं तो इससे क्या होता है, पर्यावरण असंतुलन हो जाता है, पर्यावरण में क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। जब हम संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास की अवधारणा किस पर आधारित है। ठीक ना, सतत विकास की अवधारणा इसमें से किस पर आधारित है, क्या वर्तमान आवश्यकता, भविष्य की अनदेखी, दीर्घकालीन संतुलन या फिर तत्कालिक लाभ। तो सतत विकास की अवधारणा किस पर निर्भर करती है, तो दीर्घकालिक संतुलन पर। ठीक ना, सतत विकास का मतलब आने वाले भविष्य के लिए भी हम लोग समान, मतलब कोई भी वस्तु का इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना कि अभी तो हम उससे फ़ायदा ले ही रहे हैं, मतलब अभी का जीवन चल ही रहा है, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उसे क्या कर रहे हैं, बचा करके रख रहे हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सतत विकास। ठीक ना, मतलब खुद भी लाभ कमाओ और आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम उसे क्या कर सके, छोड़ सके। कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें लोग कोयला देखें, पेट्रोलियम देखें और कोयला हमें लोग ख़त्म करके जाएं और आने वाला पीढ़ी सिर्फ उसे फ़ोटो में ही देख पाए। ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें संसाधन का इस प्रकार से उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या हो सके, बचा रह सके।
चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भूमि एक संसाधन क्यों है, ठीक ना। भूमि एक संसाधन क्यों है? क्योंकि यह सीमित है, या फिर क्योंकि यह उपयोगी है, क्योंकि यह महंगी है, या फिर क्योंकि यह क्या है, स्थिर है। तो भूमि एक संसाधन है क्योंकि यह क्या है, हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। इसी भूमि पे हम घर भी बनाते हैं, खेती बाड़ी भी कर, मतलब सारा अपना क्रियाकलाप इसी ज़मीन पे कर रहे हैं। इसीलिए भूमि क्या है, यह एक उपयोगी संसाधन है, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमि पर सबसे अधिक दबाव किस कारण से है? भारत में जो भूमि पर दबाव पड़ रहा है वो किस कारण से? क्या कम जनसंख्या, अधिक वन क्षेत्र, अधिक जनसंख्या, या फिर अत्यधिक उद्योग के कारण? तो भारत में भूमि पर सबसे अधिक दबाव क्या है, अत्यधिक जनसंख्या। देखिए भारत का जनसंख्या अभी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत। अब जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतना ही ज़्यादा आवास का यानी कि घर की आवश्यकता होगी, उतनी ही ज़्यादा कृषि की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम कहाँ पे लोड देंगे, सारा का सारा लोड तो इसी धरती पे देंगे, इसी ज़मीन पे देंगे। इसलिए भारत में भूमि पर सबसे अधिक दबाव क्या कारण से है, तो यहाँ की जनसंख्या के कारण है। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि उपयोग का तात्पर्य क्या है, ठीक ना। भूमि उपयोग का तात्पर्य क्या है? भूमि का स्वामित्व, भूमि का वर्गीकरण, भूमि का प्रयोग, या फिर भूमि का मूल्यांकन, ठीक ना। तो क्या इसका तात्पर्य है, तो भूमि का प्रयोग से तात्पर्य, ठीक ना। भूमि उपयोग का तात्पर्य क्या है, भूमि का प्रयोग, ठीक ना। भूमि का हम लोग कितना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमि उपयोग कहते हैं। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि भूमि क्षरण का अर्थ क्या है? भूमि क्षरण का अर्थ क्या है? भूमि का निर्माण, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट, भूमि का विस्तार, भूमि की सिंचाई। भूमि क्षरण का मुख्य अर्थ अगर देखा जाए तो भूमि क्षरण का मुख्य अर्थ क्या है, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आ जाना, ठीक ना। भूमि की गुणवत्ता पे गिरावट आना ही क्या कहलाता है, भूमि क्षरण कहलाता है, ठीक ना बच्चों। देखिए फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से भूमि क्षरण का कारण कौन है? इसमें से भूमि क्षरण का कारण कौन कौन से? वृक्षारोपण, नियंत्रण चराई, खनन गतिविधि, या फिर फसल चक्र। तो भूमि क्षरण का कारण इसमें से कौन है बच्चों, तो खनन गतिविधि। जितना ज़्यादा हम खनन कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा भूमि क्षरण होते जा रही है, ठीक ना। जितना ज़्यादा हम जंगल को काट रहे हैं या फिर खेत बाड़ी को हम लोग काट के हम लोग ले जा रहे हैं, तो उसके कारण से क्या हो रहा है, भूमि क्षरण हो रहा है, ठीक ना। जैसे आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे मृदा अपरदन या फिर भूक्षरण, तो वही प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन का सीधा अर्थ क्या होता है? मृदा अपरदन हम लोग कहते किसको है? तो मृदा अपरदन यानी कि मृदा एक जगह से कट करके या फिर बह करके या फिर वो पानी के चलते या फिर हवा के चलते वो कट गई या फिर बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मृदा निर्माण, मृदा का जमाव, या फिर मृदा का कटाव, या फिर मृदा का संरक्षण। तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं, मृदा अपरदन मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि जल अपरदन अधिकतर कहाँ पाया जाता है, ठीक ना। जल अपरदन अधिकतर कहाँ पाया जाता है? समतल मैदान में, ढालदार क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, या फिर पठारी क्षेत्र में। देखिए जल अपरदन का मतलब हो गया कि जल के कारण मृदा कट करके या फिर बह करके एक जगह से दूसरी जगह चल गया। तो देखिए मैदान समतल क्षेत्र में तो पानी तेजी से बहेगा नहीं, तो मिट्टी का कटाव कम होगा, लेकिन अगर ढलान वाला क्षेत्र है तो पानी क्या होगा, तेजी से बहेगा, जिसके कारण मृदा का कटाव ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, कि ढालदार क्षेत्र में मृदा अपरदन ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि जल अपरदन अधिकतर कहाँ होता है, ढालदार क्षेत्र पर ही होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि पवन अपरदन मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है?
नदी क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र पे, तटीय मैदान, शुष्क क्षेत्र या फिर पर्वतीय क्षेत्र पे। तो कहाँ पे हमें मृदा पवन के कारण मुख्यतः मृदा अपरदन देखने को मिलता है? तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों? शुष्क क्षेत्र में हमें मृदा अपरदन ज़्यादा देखने को मिलता है। आप एक बार 1 से लेकर 20 तक आप काउंट कर लीजिए कि कितने प्रश्न आप सही सही दे पाए, ठीक ना, ताकि फिर हम लोग आगे बनाएंगे। सभी कोई काउंट कर लिए? आप जब काउंट कर लिए तो एक बार कमेंट करके भी बताएं कि आपका कितना सही हुआ, यानी कि 20 में से आप कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दे पाए। फिर हम लोग प्रश्न संख्या 21 से हम लोग देखते हैं आगे है कंटूर जुताई का उद्देश्य क्या है? सिंचाई को बढ़ाना, मृदा संरक्षण, उत्पादन घटाना या फिर मुख्य भूमि को समतल करना, ठीक ना। कंटूर जुताई का मतलब क्या है? जैसे आप लोग देखते हुए समोच्च रेखीय जुताई, ठीक ना, आप पढ़े समोच्च रेखीय जुताई, उसी को हम क्या कहते हैं? कंटूर जुताई, ठीक ना। आपको अगर समोच्च रेखीय जुताई पूछे या फिर कंटूर जुताई पूछे, दोनों का अर्थ यानी कि दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो कंटूर जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो मृदा का संरक्षण करना, ठीक ना, मृदा के कटाव को या फिर बहाव को कम करने का मुख्य उद्देश्य है कंटूर जुताई। चलिए फिर अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सीढ़ी नुमा खेती किस क्षेत्र में उपयोगी है? जो हम लोग सीढ़ीदार खेती का हम लोग पढ़ाई करते हैं, सीढ़ीदार खेती हम लोग बात करते हैं, तो सीढ़ीदार खेती किस क्षेत्र में ज़्यादा उपयोगी है? ये समतल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र? तो देखिए सीढ़ी नुमा खेती किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो यह पर्वतीय क्षेत्र पे है। कौन से क्षेत्र पे है बच्चों? पर्वतीय क्षेत्र पे सीढ़ीदार खेती करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? वृक्षारोपण से हमें क्या क्या लाभ देखने को मिलता है? क्या इससे भूमि क्षरण बढ़ता है, मृदा अपरदन इससे रुकता है, भूमि अनुपयोगी होती है या फिर कृषि इससे घटती है? तो वृक्षारोपण से हमें क्या लाभ देखने को मिलता है? तो इससे मृदा अपरदन कम होता है, ठीक ना। इससे क्या होगा? मृदा अपरदन कम होगा। अब यहाँ पे कैसे कम होगा? जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक ना, ये मान लीजिए इस तरह से ढलान वाला क्षेत्र है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक पेड़ लगाते हैं, फिर यहाँ पे एक पेड़ लगाते हैं, तो ये पेड़ का जो जड़ है वो क्या करता है? मिट्टी को क्या कर रहा है? पकड़ करके रखे हुए है, मिट्टी को पकड़ करके रखा है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम होगा, मृदा अपरदन इससे कम होगा, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह कम बह के जाएगी। तो वृक्षारोपण से हमें क्या लाभ होता है? तो इससे मृदा अपरदन रुक जाता है या फिर कम होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अति चराई का प्रभाव क्या होता है? अति चराई का प्रभाव हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? क्या इससे भूमि उपजाऊ हो जाती है या फिर मृदा अपरदन इससे बढ़ जाता है या फिर वन विस्तार होता है या फिर जल संरक्षण होता है? तो जब हम अति चराई से हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो इससे मृदा अपरदन ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अति चराई से मृदा अपरदन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखिए जब हम लोग पशु को एक ही जगह पे ज़्यादा चराते हैं तो वो क्या कर देता है? घास को वो उखाड़ देता है, जिससे घास की जड़ें उखड़ जाती है तो मिट्टी ढीला पड़ जाता है। तो जैसे ही वायु तेज से बहता है या फिर पानी आता है, जैसे बरसात के सीजन में जब पानी बहता है तो वो मिट्टी को क्या करता है? अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो इसीलिए अति चराई का प्रभाव क्या हो जाता है? इससे मृदा अपरदन ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि संसाधनों का न्याय संगत वितरण क्यों आवश्यक है? ठीक है ना, संसाधनों का न्याय संगत वितरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्या यह असमानता को घटाने के लिए, संघर्ष बढ़ाने के लिए, दोहन बढ़ाने के लिए या फिर उपयोग को रोकने के लिए? तो संसाधन का न्याय संगत बंटवारा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे असमानता क्या होगी? घटेगी। लोगों के बीच जो असमानता है वो क्या होगी? कम होगी। अब देखिए कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? ज़्यादा आगे बढ़ गए, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में खाई क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर हम संसाधन का न्याय संगत रूप से वितरण करें तो दोनों के बीच में संतुलन बना रहेगा। ठीक ना बच्चों। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि भूमि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग
क्यों आवश्यक है, ठीक ना। भूमि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्या भूमि सीमित होने के कारण, भूमि महंगी होने के कारण, भूमि स्थिर होने के कारण, या फिर भूमि निजी होने के कारण? तो भूमि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि भूमि क्या है, सीमित है, ठीक ना। भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक ना। भूमि क्या है, सीमित है। इसलिए अगर हम लोग इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग न करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिसके पास ज़मीन है वो घर इस प्रकार से बनाए, यहाँ घर बना दिया, यहाँ मतलब ज़मीन में ही पूरा ज़मीन में ही क्या बना लिया है, घर बना लिया है, ठीक ना। तो इससे इसका ज़मीन क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कोई काम का तो उसका हुआ नहीं। अगर हम लोग घर बना रहे हैं, मान लीजिए एक घर बनाए यहाँ पे, फिर इसी के ऊपर घर बनाते, फिर इसी के ऊपर घर बनाते, तो बाकी ज़मीन क्या हो जाएगा, या तो कृषि के लिए हमारे लिए उपयोगी है या फिर अन्य कोई भी काम करने के लिए वो ज़मीन हमारे पास बचा रहेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ पूरे घर से ही या फिर बाउंड्री या फिर कोई ऐसे फसल लगाने पे या खनन के लिए अगर हम लोग उपयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ज़मीन खत्म हो जाएगा, यानी कि ज़मीन बर्बाद हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में भूमि उपयोग योजना की आवश्यकता क्यों है, ठीक ना। भारत के अंदर भूमि उपयोग योजना की आवश्यकता क्यों है? क्या इससे बढ़ती जनसंख्या के कारण, घटती जनसंख्या के कारण, बढ़ते वन क्षेत्र के कारण, या फिर घटते उद्योग के कारण? तो भारत में भूमि उपयोग योजना की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पे जनसंख्या क्या हो रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर हम ज़मीन का अगर सही से उपयोग नहीं करें तो आने वाली पीढ़ी के लिए ज़मीन क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बंजर भूमि बनने का प्रमुख कारण क्या है? कोई भी ज़मीन अगर बंजर हो गया है तो उसका मुख्य कारण क्या है? क्या अनियंत्रित खनन, या फिर सीमित वर्षा, प्राकृतिक वन, या फिर नियंत्रित खेती? तो कोई भी ज़मीन अगर बंजर बन गया है तो उसका मुख्य कारण है अनियंत्रित खनन, ठीक ना। कि हम लोग ज़मीन देखिए, कोई भी मृदा का जो खेत है उसका क्या होता है, जो ऊपरी परत है, ऊपरी जो मिट्टी है वही क्या होती है, कृषि योग्य भूमि होती है, ठीक ना। वहीं पे पोषक तत्व तो पाया जाता है, लेकिन उसके नीचे का ज़मीन वो कृषि योग्य उपयोगी नहीं है। तो अगर वो बंजर बन रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है, अनियंत्रित रूप से खनन करना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा है, मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन घटाना, मिट्टी की रक्षा करना, भूमि विभाजन, या फिर सिंचाई को रोकना? मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो मिट्टी की रक्षा करना, ठीक ना। मृदा की रक्षा करना ही हम लोग क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मृदा संरक्षण कहते हैं, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कि फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होता है, ठीक ना। फसल चक्र अपनाने से हमें क्या क्या लाभ देखने को मिलता है? क्या इससे भूमि क्षरण बढ़ जाता है, या फिर मृदा की उर्वरता बढ़ती है, या फिर कृषि क्षेत्र घटता है, या फिर जल उपयोग घटता है? तो जब हम फसल चक्र करते हैं, फसल बार बार बदल के हम लोग लगाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, मृदा की उर्वरा क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इससे खेती और ज़्यादा होगा, यानी कि मिट्टी की उर्वरता क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलिए। आपका अगला प्रश्न है कि संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? क्या अधिक दोहन के लिए, संतुलित विकास के लिए, तत्कालिक लाभ के लिए, या फिर सीमित उपयोग के लिए? तो देखिए, संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण में हमें संतुलन बना रहे, ठीक ना। संतुलित विकास करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, संसाधन नियोजन की। तत्कालिक अगर लाभ कमाना है तो संसाधन का हम क्या करेंगे, दोहन करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन को अचानक से उपयोग करके हम तत्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए या फिर पीढ़ी के लिए वो संसाधन को पूरी तरह से हम क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं या फिर खत्म कर रहे हैं। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि संसाधन नियोजन के कितने प्रमुख चरण होते हैं, ठीक ना। संसाधन नियोजन के प्रमुख कितने चरण होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5? तो संसाधन नियोजन का प्रमुख कितना चरण होता है बच्चों, 3 चरण होता है, ठीक ना। कितना चरण होता है, 3 चरणों में हम लोग संसाधन नियोजन करते हैं।
फिर आपका अगला प्रश्न है कि संसाधन नियोजन का पहला चरण क्या है, ठीक ना। संसाधन नियोजन का पहला चरण क्या है? क्या संसाधन संरक्षण करना, संसाधन को पहचानना, संसाधन का उपयोग या फिर संसाधन वितरण। तो संसाधन नियोजन का पहला चरण क्या है? संसाधनों को पहचानना कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, उसे ही हम क्या उसी प्रकार से हम उपयोग करेंगे, ठीक ना। तो पहला हमारा संसाधन नियोजन का पहला चरण क्या है? संसाधनों की पहचान करना। फिर पूछा है संसाधन नियोजन का अंतिम चरण कौन सा है, ठीक ना। पहला चरण तो हम संसाधन को पहचान लिए, अब दूसरा चरण हमसे पूछा गया क्या संसाधनों का विकास करना, संसाधनों का संरक्षण करना, योजना क्रियान्वयन या फिर संसाधन समन्वय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो संसाधन का समन्वय, यानी कि संसाधनों को ढंग से उपयोग करना, यानी कि कहाँ पे कब कितना उपयोग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि संसाधन को हम पहचान लिए तो उसका अंधाधुंध उपयोग करने लगेंगे, ठीक ना। और दूसरा चरण क्या है? योजना क्रियान्वयन, ठीक ना, कि संसाधन को हम लोग कहाँ पे कितना ज़्यादा उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, इस चीज़ का हमें रूपरेखा तैयार करना। फिर अगला प्रश्न आपका है कि क्षेत्रीय असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? अगर कोई भी क्षेत्र अगर असंतुलित है तो उसका मुख्य कारण क्या क्या है? क्या समान संसाधन वितरण होना, असमान संसाधन की उपलब्धता, सीमित तकनीक या फिर नियंत्रित विकास। क्षेत्रीय असंतुलन का मुख्य कारण क्या है बच्चों? तो इसका मुख्य कारण है कि असमान संसाधन की उपलब्धता, यानी कि हर जगह संसाधन समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है, कहीं पे संसाधन ज़्यादा उपलब्ध है तो कहीं पे संसाधन कम उपलब्ध है, ठीक ना। तो इसी कारण से क्षेत्र क्या है? असंतुलित रूप से विकास कर रहा है। किसी क्षेत्र में संसाधन ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो वो तेज़ी से विकास कर रहा है, किसी क्षेत्र में कम उपलब्ध है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। सतत विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? वर्तमान लाभ, भविष्य सुरक्षा, तत्कालिक विकास या फिर अधिक उपभोग। तो सतत विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है बच्चों? तो भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित करके रखना ही क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। क्या आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम संसाधनों को क्या कर रहे हैं? बचा करके रखे हुए हैं। फिर आपका इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किसे जन्म देता है? जो हम लोग संसाधन का इतनी तेज़ी से हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो इसके कारण क्या उत्पन्न होता है? क्या पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है, पर्यावरण संकट में आ जाता है, या फिर समानता या फिर समृद्धि। तो हम जितने ज़्यादा संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करेंगे ये इससे क्या होगा? पर्यावरण और तेज़ी से संकट में आएगा, ठीक ना। हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग तेज़ी से संसाधनों का उपयोग करेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मानव संसाधन का विकास किस पर निर्भर करता है, ठीक ना। मानव संसाधन का विकास किस पर निर्भर? संख्या पर, कौशल और शिक्षा पर, आय पर या फिर आयु पर। तो मानव संसाधन का विकास किस पर निर्भर करता है? तो लोगों में कितना कौशल है और कितना ज़्यादा लोग शिक्षित है, उसी आधार पे वो क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। अब जो शिक्षित नहीं हो वो विकास उसके लिए संभव नहीं है, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि संसाधन विकास की दोहरी भूमिका क्या है? प्रश्न क्या है कि संसाधन विकास की दोहरी भूमिका क्या है? लाभ और हानि या फिर उत्पादन और वितरण, संरक्षण और उपयोग या फिर शिक्षा और तकनीक। तो संसाधन विकास की दोहरी भूमिका क्या है बच्चों? तो लाभ और हानि, ठीक ना। अगर हमें देखिए संसाधन का उपयोग करके अगर हमें लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उससे हमें क्या होती है? नुकसान भी होती है, ठीक ना कुछ उससे हमें नुकसान हो रही है। जो आज हम लोग जो इतना ज़्यादा कारखाना का हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो इससे देखिए हमें बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे औजार, बहुत सारे हथियार या बहुत सारे संसाधन हमें उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन उससे पर्यावरण प्रदूषण क्या हो रहा है? तेज़ी से बढ़ भी तो रहा है। यानी कि अगर देखिए संसाधन का हम लोग जितना ज़्यादा संसाधन से हम विकास कर सकते हैं उतने ही ज़्यादा हमें क्या होती है? हानि भी होती है। तो यही है संसाधन विकास की दोहरी भूमिका, यानी कि लाभ भी होगा और हानि भी होगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 40 कि संसाधनों का न्याय संगत वितरण हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक ना। क्या सामाजिक संतुलन के लिए, अधिक
उपयोग के लिए या फिर औद्योगिक लाभ हेतु या फिर निजी स्वार्थ हेतु। तो संसाधनों का न्याय संगत हम लोग वितरण इसलिए करते हैं ताकि समाज में क्या होए, संतुलन बना रहे, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सामाजिक संतुलन हेतु हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों का न्याय संगत वितरण करते हैं। तो अभी हम लोग 40 प्रश्न बना चुके हैं। तो आप फिर से एक बार 21 से लेके 40 तक आप काउंट कर लीजिए और आपका टोटल प्रश्न कितना सही हुआ आप एक बार इसकी भी जांच कर लीजिए। और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि ये जो 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न में आप कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दे पाते हैं। अगर किसी का अगर 20 में 20 आया तो बहुत बढ़िया तैयारी है, लेकिन अगर जिसका कम से कम 15 से अगर कम नंबर आ रहा है तो मतलब उसका तैयारी क्या है, काफ़ी ख़राब चल रहा है, उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि क्षरण से सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र कौन सा है, ठीक ना। भूमि क्षेत्र से मतलब भूमि क्षरण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, शहरी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है बच्चों, भूमि क्षरण से, तो कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक ना, भूमि क्षरण से। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि खनन गतिविधियों का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। खनन गतिविधियों का अगर हम देखें सीधे सीधे रूप से प्रभाव, तो सीधे सीधे रूप से प्रभाव किस में पड़ता है, जल संसाधन, भूमि संसाधन, वायु संसाधन या फिर जैव संसाधन। तो खनन का अगर सीधे सीधे मुख्य प्रभाव देखें तो किस पे पड़ता है, भूमि संसाधन पर ही इसका प्रभाव मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है, ठीक ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मृदा अपरदन रोकने की विधि कौन सी है, ठीक ना। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे बढ़िया विधि कौन सा है, वृक्षारोपण, अतिचराई, खनन या फिर वनों की कटाई। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है बच्चों, तो वृक्षारोपण है। अतिचराई से भी मृदा अपरदन होता है, खनन से भी, और वनों की कटाई से भी क्या होती है, मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाती है। अगर हमें मृदा अपरदन को रोकना है तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या करने की आवश्यकता है, वृक्षारोपण करने की आवश्यकता होती है। तो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, वृक्षारोपण करना। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि जल अपरदन का मुख्य कारण क्या है, ठीक ना। जल अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तेज वर्षा, नियंत्रित सिंचाई, वन विस्तार या फिर समतल भूमि। तो देखिए जल अपरदन का सबसे मुख्य कारण क्या है बच्चों, तो तेजी से वर्षा होना। जितना तेजी से वर्षा होगा उतना तेजी से पानी बहेगा और मृदा अपरदन ज़्यादा होगा, ठीक ना, मृदा का कटाव ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पवन अपरदन अधिकतर किस भूमि में होता है। पवन अपरदन अधिकतर किस भूमि में होता है, पर्वतीय भूमि में, शुष्क भूमि, नदी घाटी या फिर वन भूमि। तो पर्वतीय भूमि अधिक पवन अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है बच्चों, तो शुष्क भूमि में होता है। कहाँ पे होता है, शुष्क भूमि में होता है, ठीक। फिर आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि क्षरण का मुख्य उद्देश्य क्या, भूमि संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। भूमि का विस्तार करना, भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखना, भूमि विभाजन या फिर भूमि निजीकरण। तो भूमि क्षरण का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखना, ठीक ना, भूमि क्षरण का मुख्य उद्देश्य। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हम संसाधनों की संरक्षण क्यों कर रहे हैं, तो क्या इससे संसाधन बढ़ाने हेतु या फिर भविष्य की पीढ़ी हेतु, निजी लाभ हेतु या फिर तत्काल उपयोग हेतु। तो हम संसाधनों का संरक्षण क्यों कर रहे हैं बच्चों, तो भविष्य पीढ़ी के लिए हम लोग संसाधन को बचा करके रख रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम संसाधन को बचा के रख रहे हैं ताकि वो भी इसका उपयोग कर सके। सिर्फ हम ही इस धरती पे नहीं आए हैं, हम जिसे इस धरती पे लेकर आएंगे या फिर जो इस धरती पे और भी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधनों को बचा करके रखना आवश्यक है। अगर मान लीजिए हमारे बाप दादा परदादा अगर संसाधन को कोयला ख़त्म कर देते तो क्या आज हम लोग कोयला देख पाते बच्चों, हम लोग नहीं देख पाते, ठीक ना। तो वो कहीं ना कहीं इसे बचा करके रखे तभी जाके आज हम इसे देख पा रहे हैं। तो इसलिए संसाधनों को बचाना आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में भूमि पर दबाव बढ़ने का मुख्य कारण
क्या है। आज अगर भारत में मुख्य दबाव बढ़ रहा है तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, फिर कोई बात नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि संसाधन नियोजन से हमें क्या लाभ होता है, क्या इससे संतुलन बिगड़ता है, मतलब असंतुलित हो जाता है, या फिर संतुलन विकास होता है, या फिर उपभोक्ता बढ़ता है, संरक्षण घटता है। तो संसाधन नियोजन से हमें क्या होता है बच्चों, संतुलित विकास होता है, ठीक ना। देखिए ये चैप्टर से आपको कई सारे प्रश्न एक जैसे देखने को मिल सकते हैं, ठीक ना। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि संसाधन विकास का सही अर्थ क्या है। प्रश्न क्या है कि संसाधन विकास का सही अर्थ क्या है। संसाधनों का विनाश, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का निजीकरण, या फिर संसाधनों का सीमित उपयोग। तो इसका सही अर्थ क्या है बच्चों, 50 नंबर का सही अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। तो अभी तक हम लोग कुल 50 प्रश्न देख चुके हैं। आप 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाए एक बार कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।